ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमने अभी देखा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। अब जो नेक्स्ट हमारा माइक्रोस्कोप है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपको स्टूडेंट्स बताते चले कि यह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डेवलप किया गया 1932 में। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉल और रुस्का ये दो ऐसे जर्मन साइंटिस्ट थे। क्या थे? सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता क्या है, और इससे पहले भी हम ये समझेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर क्यों किया गया और किसके द्वारा किया गया और कब किया गया। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता क्या है। तो एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ वेरी लार्ज इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या एक बहुत ही लार्ज इंस्ट्रूमेंट है जो क्या यूज करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करता है। क्या यूज करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। किस चीज के लिए? फॉर मैग्निफिकेशन, यानी कि ऑब्जेक्ट को मैग्निफाइड करने के लिए, ऑब्जेक्ट को हाई मैग्निफाइड करने के लिए यह इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करता है। और इल्यूमिनेशन, ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का यूज करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज दैट्स अ लार्ज इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जो क्या यूज करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करता है। क्यों? ऑब्जेक्ट को हाईली मैग्निफाइड करने के लिए, बहुत बड़ा करने के लिए। ठीक है, ताकि हम आसानी से इलेक्ट्रॉन्स की मदद से उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकें? इल्यूमिनेट कर सकें। तो अगर बात की जाए, देखा जाए तो लाइट माइक्रोस्कोप में हमने बीम ऑफ लाइट का यूज किया ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए, जबकि यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए किस चीज का यूज कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रॉन्स का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स का। तो स्टूडेंट्स आपको बताते चले कि दोनों में डिफरेंस तो हम बताएंगे कि लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है, बट इतना जरूर याद रखिए कि लाइट माइक्रोस्कोप में हम लाइट की मदद से ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करते हैं बीम ऑफ लाइट की मदद से, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन की मदद से हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करते हैं। तो वह लार्ज माइक्रोस्कोप जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करता है ऑब्जेक्ट को हाईली मैग्निफाइड करने के लिए, और फिर इलेक्ट्रॉन्स का यूज करता है ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए, दैट्स टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी कि अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक हाईली मैग्निफाइड माइक्रोस्कोप है। यानी कि यह एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसकी मदद से हम सेल के आउटर स्ट्रक्चर को तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ सेल के जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर हैं, सेल के स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर के उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, सेल्स के ऑर्गन्स के अंदर जो सबस्टांस और कंपोनेंट्स हैं, हम सारे स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, सेल के एक्सटर्नल पार्ट सबको हम इसकी मदद से आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि इसके पास मैग्निफिकेशन की पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंपेयर में बहुत ही अधिक होता है। और ये लाइट का यूज नहीं करता ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए, ये इल्यूमिनेट करने के लिए ऑब्जेक्ट किस चीज का यूज करता है? इलेक्ट्रॉन्स का। अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज करता है ये ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए। इसी से यह मालूम चलता है कि यह कितना अधिक ऑब्जेक्ट को मैग्निफाइड कर सकता है और कितनी आसानी से यह ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट कर सकता है। ठीक है, तो जब देखा गया कि प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो सबका एक अपना अपना रेशियो रहा। तो फिर हमारे साइंटिस्ट ने देखा गया कि कुछ ऐसे माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया जाए जिसकी मैग्निफिकेशन पावर इतनी बड़ी हो, इतनी अधिक हो कि बार बार हमको किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट, दूसरे लेंस की क्या करें जरूरत न पड़े। हम किसी भी स्ट्रक्चर, उसके इंटरनल सब स्ट्रक्चर, उसके इंटरनल कंपोनेंट्स को भी आसानी से देख सके। तो इसीलिए 1932 में जर्मन के रहने वाले दो साइंटिस्ट थे, नॉल और रुस्का। नॉल और रुस्का ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जो जर्मन से बिलोंग करते थे। उन्होंने 1932 में इस रिमार्केबल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को क्या किया? उन्होंने डेवलप किया। बट डेवलप तो किया उन्होंने 1932 में ही, लेकिन इसका सबसे पहला यूज कब किया? 1940 में। किसमें? 1940 में। इसीलिए किसी बुक्स में लिखा हुआ 1940 के आसपास 1940 लिखा हुआ, और किसी बुक्स में 1932, लेकिन सही यही है कि जर्मन साइंटिस्ट नॉल और रुस्का ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1932 में इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डेवलप तो कर दिया था, लेकिन इसका फर्स्ट यूज उन्होंने कब किया? 1940 में। इसीलिए किसी बुक में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर 1940 में किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बट क्लियर कीजिए कि 1932 में इसका डेवलपमेंट हुआ और इसका यूज सबसे पहले 1940 में हुआ था। इसीलिए हम थोड़ा सा कंफ्यूजन था, उसको हमने दूर किया। तो हम बताते चले कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वह लार्ज माइक्रोस्कोप है
जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करता है ऑब्जेक्ट को हाईली मैग्नीफाइड करने के लिए, और लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन्स का यूज करता है ऑब्जेक्ट को एल्यूमिनेट करने के लिए। ठीक है, हमने ये भी बताया कि इसका सबसे पहला डेवलपमेंट कब हुआ, 1932 में। जर्मन के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुस्का और नॉल, ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1932 में इसको प्रिपेयर किया, बट इसका सबसे पहला यूज उन्होंने कब किया, 1940 में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए कुछ बुक्स में ऐसे कंफ्यूजन दिए रहते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्लियर किया। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो हमने देखा क्या कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या प्रॉपर्टी थी कि उसके मैग्निफिकेशन पावर के रेंज के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते थे, मैग्नीफाइड करके देख सकते थे। लेकिन इसकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक समझिए कि इट यूजेस वेरी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती थी। आपने आप देखा इसके पहले कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो था वो सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में क्या किया जाता था, स्टूडेंट्स के द्वारा यूज किया जाता था, उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व नहीं था। बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या इलेक्ट्रिसिटी, वो भी कैसा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, तभी जाके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रॉपर रूप से ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड या वर्क कर सकता है। तो इतना जरूर याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, वो भी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है, जरूरत होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपको बताते चले कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर रेंज है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर रेंज है वो इतना तो इतना 1 लाख टू 5 लाख के बीच का इसका मैग्निफिकेशन पावर रेंज होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन रेंज होती है, जो इसकी मैग्नीफाइड पावर होती है, वो 1 लाख टू 5 लाख टाइम्स होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जबकि आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप की देखिए तो 300 टू 1500 टाइम्स, और यहाँ पे कहाँ लाख, वहाँ 100 में है और यहाँ लाख की बात कर रही है। इसी से सपोज कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कंपेयर में कितनी अधिक क्वालिटी वाला, कितना हाई मैग्नीफाइड ग्लास उसके अंदर लगा होगा और कितना हाई मैग्नीफाइड प्रॉपर्टी उसके पास होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हेल्प्स इन ऑब्जर्विंग सबसेलुलर स्ट्रक्चर व्हिच कैन नॉट बी सीन थ्रू कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको अभी हमने क्लियर कर दिया कि जो स्ट्रक्चर, जो सब स्ट्रक्चर, जो कंपोनेंट्स सेल के अंदर के कंपोनेंट्स, उस ऑर्गन्स के अंदर के कंपोनेंट्स को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते हैं, उसको हाईली मैग्नीफाइड बड़ा करके आसानी से एल्यूमिनेट करके हम देख सकते हैं। किसकी मदद से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। इससे मालूम चलता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कंपेयर में हाईली मैग्नीफाइड तो है ही, बहुत ही लार्ज इंस्ट्रूमेंट्स भी है और बहुत हाई क्वालिटी का भी इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सॉरी, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि लाइट और कंपाउंड दोनों तो सेम है ना। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है, इसके बारे में स्टूडेंट्स हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम जानेंगे कि हमने पढ़ लिया कि लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में आसानी से हमने पढ़ लिया। अब हम जानेंगे कि इनके बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सो यहां पे हम लिखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझेंगे। अभी हमने जो पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग इसके डिफरेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से, कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या बेसिक डिफरेंस है, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि यह कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसका यूज हम लैब अपने स्कूल्स के स्टूडेंट्स के द्वारा किए जाते हैं प्रैक्टिकल्स रूम में।
कंपाउंड माइक्रोस्कोप। स्कूल lab room. It is used by often school students in lab room. ठीक है स्टूडेंट्स, लैब रूम। ठीक है स्टूडेंट्स, जबकि हमने देखा कंपाउंड माइक्रोस्कोप को ऑलवेज स्कूल के स्टूडेंट्स के द्वारा लैब रूम में यूज किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को स्कूल्स के लैब में सिंपल स्टूडेंट्स के द्वारा नहीं यूज किया जाता। स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको स्कूल्स के स्टूडेंट्स के द्वारा लैब रूम में यूज किया जाता है, जबकि इसको स्कूल्स के स्टूडेंट्स द्वारा नहीं यूज किया जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बताते चले दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अक्सर हम ग्लास लेंसेज का यूज करते हैं। इट यूजेस ग्लास लेंसेज, जबकि इट यूजेस ग्लास लेंसेज, ये ग्लास लेंसेज का यूज करता है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसका यूज करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि यह ऑब्जेक्ट को एल्यूमिनेट करने के लिए किसका यूज करता है? लाइट। Beam of electrons, it uses a beam of electrons instead of beam of light. ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी जो मैग्निफिकेशन रेंज होती है, between 300 to 1500 टाइम्स, जबकि इसकी मैग्निफिकेशन जो रेंज होती है between 1 lakh to 5 lakh टाइम्स। ठीक है, इसको रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती।
यहाँ तक। उसके बाद एक और डिफरेंस हम लिख देते हैं, ये 4 समझ लिया जाए। उसके बाद हम बताएंगे स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो हम प्राय बताएंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को सिंपल स्टूडेंट्स के द्वारा स्कूल्स के लैब रूम में क्या किया जाता है, प्राय यूज किया जाता है प्रैक्टिकल्स करने के लिए, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज सिंपल स्टूडेंट्स के द्वारा स्कूल्स में नहीं किया जाता। पहला डिफरेंस। दूसरा, इट यूजेस अ ग्लास लेंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे ग्लास लेंस के मिलने से बना हुआ, यानी कि यह अक्सर ग्लास लेंस पे क्या होता है, वर्क करता है, जबकि यह किस चीज का यूज करता है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस चीज का यूज करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करता है रन करने के लिए, ठीक है। तीसरा, इट यूजेस अ बीम ऑफ लाइट टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए लाइट की क्या होती है, जरूरत पड़ती है, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट कर सकता है। बेसिकली कैसा लाइट, सनलाइट, जबकि यह लाइट के एब्सेंस में नहीं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस में, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो अक्सर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज करता है इंस्टेड ऑफ बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट के एब्सेंस में नहीं, बीम ऑफ लाइट के एब्सेंस में, यानी कि बीम ऑफ लाइट की जगह बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर रेंज होती है 300 to 1500 टाइम्स होती है, जब किसी के कंपेयर में देख लिए वो 100 और यहाँ पे लाख का 1 लाख to 5 लाख के आसपास इसकी क्या होती है, मैग्निफिकेशन रेंज होती है। प्लस कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती, जबकि इसको रन करने के लिए क्या होती है, हाई वोल्टेज। इलेक्ट्रिसिटी में भी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है, जरूरत होती है स्टूडेंट्स। तो ये 5 बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बीच में। एक और डिफरेंस हम आपको बताते चले, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इंटरनल वैक्यूम की जरूरत, वैक्यूम मतलब एम्प्टी स्पेस, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इंटरनल वैक्यूम की जरूरत नहीं होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इंटरनल वैक्यूम की जरूरत होती है। इंटरनल वैक्यूम की जरूरत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को क्यों होती है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से उस इंटरनल वैक्यूम में क्या कर सके, फिट कर सके, तभी तो ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट कर पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसको इंटरनल वैक्यूम चाहिए, ताकि उस इंटरनल वैक्यूम के अंदर एम्प्टी स्पेस के अंदर उस इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जा सके, ताकि हम ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट और मैग्नीफाइड कर सके। जबकि इस प्रिंसिपल पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्क नहीं करता, ये तो लाइट के प्रेजेंस में वर्क करता है, इसको सिर्फ नीड्स किसकी जरूरत होती है, लाइट की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने देखा आज के अपने टॉपिक में सेल से रिलेटेड उनके थ्योरी के बारे में, फिर हमने ये भी देखा कि सेल जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, ये इनका डिस्कवर कैसे हुआ, इनके इंटरनल कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इनके इंटरनल कौन कौन से सब स्ट्रक्चर पार्टिकल्स हैं, इन सारे चीज के बारे में हमने क्या किया स्टूडेंट, ब्रीफली देखा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इन चीज का खोज कैसे हुआ, सेल का खोज कैसे हुआ, इनके इंटरनल सब स्ट्रक्चर का खोज कैसे हुआ, इनके इंटरनल कंपोनेंट्स को कैसे सीन किया गया बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हमने माइक्रोस्कोप के बारे में भी देखा, उससे रिलेटेड कितने टाइप्स के माइक्रोस्कोप जनरली में भी पाए जाते हैं उनके बारे में हमने देखा, ब्रीफली उनको एक्सप्लेन भी किया, उनके बीच में हमने डिफरेंस को भी क्या किया, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कि चाहे वो प्लांट सेल है, एनिमल सेल हो, या छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड सेल हो, सेल चाहे कोई भी हो, सभी सेल के अंदर 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। चाहे वो सेल कोई भी हो, सभी सेल के अपने 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सारे सेल के पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। दूसरा, सेल के अंदर क्या होता है, उनके इंपॉर्टेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स, यानी कि साइटोप्लाज्म जो सेल को प्रॉपर रूप से रन करने में मदद करता है। और तीसरा, सेल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जेनेटिक सबस्टेंस जैसे डीएनए, आरएनए, जो सेल के अंदर इंपॉर्टेंट प्रोटीन, फैट्स वगैरह को, लिपिड्स वगैरह को फॉर्मेशन करने में मदद करते हैं। तो किसी भी जो भी सेल है हमारे इन्वायरमेंट में, सारे सेल के 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले उनके पास अपना सेल मेम्ब्रेन होता है, ताकि वो इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सके, और एक्सटर्नल से इंटरनल और अंदर से बाहर इंपॉर्टेंट सबस्टेंस को इन और आउट कर सके। दूसरा, उसके अंदर किसी भी सबस्टेंस को प्रॉपर रूप से रन करने के लिए एक मेटाबॉलिक सबस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर किसी भी ऑर्गन्स को कब क्या चाहिए सारे चीज को प्रोवाइड करने में मदद करता है। और तीसरा, उसके अंदर आरएनए, डीएनए टाइप्स की कुछ जेनेटिक्स मटेरियल्स, जो सेल के अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को, बहुत सारे ऐसे सबस्टेंस को, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस को, बहुत सारे मटेरियल्स को प्रोवाइड करता है सेल को, जो सेल्स को जरूरत होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक आज के लिए सब इतना ही। फिर हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे
कि नंबर ऑफ सेल के आधार पे सेल को कितने भाग में बांटा गया। अगर नंबर ऑफ सेल के आधार पे देखा जाए तो सेल को बेसिकली 2 भाग में बांटा गया। हम अगले वीडियो में इस चीज को देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।